Hello my dear students, good morning. My name is Kinjal Patel and today we are going to look about class 9th English medium, right? Supplementary chapter, that is what today we are going to look. आज हम supplementary unit के बारे में चर्चा करने वाले. This is the first chapter in your supplementary book. Dear student of class 9th, please remember you have main core book, then you will be given supplementary book, right? Supplementary book, that is moment. Now let's talk about unit number 1 of class 9th English medium supplementary unit, जिसका नाम है The Lost Child. The title of the unit suggests us that a child with his or her parents went somewhere, वो कहीं पे गया होगा, and वहां पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए मे बी ही लॉस्ट. तो उसी पे हमारे राइटर ने एक सिंपल सा एक इवेंट ऑफ लाइफ लिया है और उसको यूनिट के अंदर उसको बहुत अच्छे से एक स्टोरी का फॉर्म देके यहाँ पे बताया गया है. सॉरी स्टूडेंट. नाउ let's talk about this unit. I am going to give you one or two line about what we are going to learn in this unit. There is a child along with his parents went to the fair of village. और वहां पे बहुत सारे आप लोग जानते हो कि गांव के अंदर आज भी मेले जो होते हैं उनका महत्व बहुत होता है. The importance of the fairs is too high in comparison of city. But यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था और बच्चा थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ चीजों से अट्रैक्ट होके वहां पे पीछे छूट जाता था और पेरेंट्स थोड़े आगे बढ़ जाते थे. ऐसे 3-4 इवेंट लेके इस यूनिट में हमारे राइटर ने इसको ड्राफ्ट किया है या प्रेजेंट किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. Please dear student, one more request is there for you to have a textbook while you are just watching this video. जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आपके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है ताकि आप और इसको अच्छे से, मैंने जो कि लाइन बाय लाइन तो लिखा है लेकिन आप फिर भी उसको देखें और समझे. ठीक है ना डियर. देखो, It was the festival of spring. यहाँ पे स्प्रिंग सीजन का एक फेस्टिवल बताया गया है. स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत, जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे और पेड़ पौधे खिलते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, नई सीजन की शुरुआत होती है उस टाइम पे. तो यहाँ पे लोगों के पास पुराना जो भी क्रॉप होता है खेतों के अंदर, बेसिकली आप सोच सकते हो कि अगर फार्मर कोई है तो उनके पास पैसे तभी आता है जब एक सीजन कंप्लीट होता है, जब एक क्रॉप का जो पूरा का पूरा साइकिल होता है 3 महीने का या 4 महीने का, वो जब कंप्लीट होता है तब उसके पास पैसे आते हैं. तो उस टाइम तब तक यहाँ पे स्प्रिंग सीजन आ जाती है. तो वहां से वो एक फेयर था उस टाइम के दौरान, तो उसके बारे में बात की गई है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स. ना विंट्री का मतलब होता है यहाँ पे विंटर सीजन की शुरुआत का समय जो है वहां पे बताया गया है. शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स. अब नैरो लैंड्स, लैंड्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट छोटे छोटे रोड. अब आप गांव या ऐसी जगह पे अगर कोई मेला होता है तो आपको मालूम होता है कि वहां पे जो गलियां होती है ना बहुत संकुड़ी होती है, बिल्कुल नैरो होती है. तो यहाँ पे वही बताया गया. एंड एलिज इमर्ज्ड अ gaily clad humanity. अब यहाँ पे एलिस का मतलब क्या होता है कि कुछ घर होते हैं, उसके पीछे जो रास्ता निकलता है उसको यहाँ पे एलिस बताया गया है. एंड इमर्ज्ड मतलब निकल के आना, दिखना वहां पे. अब गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, गेली का मतलब होता है चेयरफुल, बहुत खुश, ह्यूमैनिटी से भरा वहां पे एक इलाका दिखता है.
कहने का मतलब होता है जब ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस फेयर के अंदर जाता है, जैसे ही उस गलियों में से वो गुजरना शुरू करता है तो बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से जब मेन लेन के अंदर मतलब सुंगड़ी गली के अंदर बाहर जहां पे ये फेयर वाले सारे बैठे हैं वहां निकलता है, तो ये वाला सीन वही बताया गया है। वहां पे क्या देखता है ये बच्चा और उसके पेरेंट्स, सम वॉक, कुछ लोग वहां पे चलते थे, चल के आते थे, सम ऑन रोड ऑन हॉर्सेस, टू रोड मतलब यहाँ पे होता है राइड का पास्ट, है ना, राइड का पास्ट फॉर्म, राइड मतलब सवारी करना, किसी पे बैठ के आगे चलना। तो यहाँ पे कुछ लोग अपने हॉर्सेस को लेके आए थे, कुछ लोग बैठे थे वहां पे, बीइंग कैरिड इन अ बाम्बू एंड बुल कार्ट्स। कुछ लोग ऐसे थे कि जो बाम्बू की कावड़ आती है, आपने सुना होगा श्रवण, हमारा एक एन आइडियल बॉय, जो एक स्टोरी है आपने सुना होगा, जो अपने कंधे पे एक आगे और एक पीछे बाम्बू का बैठने का एक चीज बनाता है, बैठने लायक एक सीट बनाता है, उसमें अपने पेरेंट्स को, बूढ़े माता और पिता को पूरा का पूरा लेके सभी जगह घूमता है ना, कैरावान की तरह। तो यहाँ पे वो लोग, कुछ लोग बाम्बू में बैठ के आए थे उस तरह के, कुछ लोग बुल कार्ट्स लेके आए थे, है ना, यस, जो बलद से जुड़ा होता है, एक दो पहिए वाला साधन जिसको हम बोलते हैं बुल कार्ट, कार्ट जिसको होता है गाड़ी जैसा होता है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा उसके पिताजी के लेग्स में टकराता हुआ आगे चलता है, ब्रीदिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो खुश है, फुल ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको उनके साथ मेले में घूमने लेके जाते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, उतने में ही थोड़ी देर में उनके जो पेरेंट्स है, उस बच्चे के पेरेंट्स है, वो उसको बुलाते हैं कि भाई चलो जल्दी करो, हमारे साथ चलो। एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्यों बुलाते हैं उसके पेरेंट्स? टू लेग्ड बिहाइंड का मतलब होता है वो पीछे रह जाता है। अब सीधी सी बात है कि जब आप छोटे थे, जब आपको ऐसे फेयर वगैरह में लेके जाया जाता था, आपने थोड़ा ही चलना सीखा था, उस टाइम पे आप है ना छोटी छोटी जो खिलौनों की दुकानें होती है, कुछ चीजें होती है, उससे बहुत फैसिनेट हो जाते थे, राइट, अट्रैक्ट हो जाते थे। अब उस अट्रैक्शन की वजह से आपकी जो स्पीड होती है आपके पेरेंट्स के साथ चलने की, वो धीमी पड़ जाती है, और पेरेंट्स थोड़े आगे निकल गए, अब बच्चा पीछे रह गया। तो पेरेंट्स वहां पे खड़े रहते हैं एंड कॉल द चाइल्ड, वो चाइल्ड को बुलाते हैं कि भाई डू सर्टेन फास्ट और जस्ट कम फास्टर, राइट, आप पीछे मत रह जाओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट इज लाइन्ड वे, लाइन्ड वे का मतलब होता है वहां पे टॉय शॉप की लाइन लगी थी, 1 2 3 खिलौनों की, देयर वर शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स थी। तो वहां पे एक से हटता तो दूसरे पे ऐसी कोई चीज दिख जाती तो जहां से वो अट्रैक्ट हो जाता और वहां पे खड़ा रहता, तो इस तरह से वो पीछे रह जाता है। दैट इज व्हाई हिज पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल हिम, राइट, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। फिर से जब हरीड का मतलब होता है क्विकली जाना वहां पे, राइट। और देखो जब भी उसके पेरेंट्स उसको बुलाते थे, व्हेनेवर द पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल हिम व्हेन ही यूज्ड टू बी द यस बिहाइंड ऑफ देम, तो वहां पे वो भाग के अपने माता और पिता के पास पहुंच जाता था। एज एन ओबीडिएंट और गुड फॉलोअर, एज अ आइडियल चाइल्ड, वो वहां पे पहुंच जाता था। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ओवर द रेसिडिंग टॉयज। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चा है ना यार, बच्चे तो क्या होते हैं, आप उसको छोटी छोटी चीजें एक बार पसंद आ जाती है ना, तो चाहे वो आगे चला ही क्यों ना जाए, उसके पेरेंट्स के साथ ही वो पहुंच गया था, लेकिन उसका फैसिनेशन उस टॉयज के अंदर था। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर से उस खिलौनों की दुकान में जिन जिन खिलौनों पे उसको अट्रैक्शन फील हुआ था, वहां पे वो फिर से देख रहा है। तो यहाँ पे रिसीविंग का मतलब होता है वही जो बैग पे छोड़ के आया था खिलौना, जहां पे उसको अट्रैक्शन हुआ था, उसी टॉयज की और फिर से वो देख रहा है। क्यों? क्योंकि उस टॉय की इंपैक्ट स्टिल लिंगर्स इन हिज माइंड, उस खिलौनों की जो इंपैक्ट है उसके दिमाग में अभी भी है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड
to wait for him। अब उनके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स जहां पे खड़े थे उस बच्चे की राह देख के वहां पे उस बच्चा पहुंच जाता है। He could not suppress the desire of his heart। अब बच्चा है वो तो अपनी जितनी भी डिजायर है ना वो पुट ऑन इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स पे ही वो अपनी डिजायर्स जाहिर करेगा ना, बट ऑब्वियसली है तो वो अपनी इच्छाएं कुड नॉट सप्रेस, दबा नहीं सकता, राइट। फोर्सिबली जिसको हम बोलते हैं फोर्सिबली स्टॉप, यार नहीं लेना मेरे पेरेंट्स मना करेंगे, ऐसा नहीं, वो जितनी भी डिजायर आती है वो उनके सामने रख देता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टैर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। अब उस बच्चे को मालूम है पक्का कि भाई यार मैं रखूंगा अपनी डिजायर अपने मॉम डैड के सामने तो वो कंप्लीट नहीं होने वाली है। ओल्ड यहाँ पे ओल्ड कोल्ड स्टेयर मतलब ठंडा प्रतिसाद देखना उनके पेरेंट्स की आंखों के अंदर हमेशा, वो बोलते नहीं लेकिन वहां पे मना दिखता है, ठीक है ऐसा, इग्नोरिंग टाइप, राइट। रिफ्यूजल यानी टू से नो, राइट। In their eyes, I want that toy, he pleaded। अब क्या करता है जब उसके पेरेंट्स, जब ये बच्चा अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि भाई वो टॉय देखो, तो उसके पेरेंट्स की आंखों में इग्नोरेंस और रिफ्यूजल दिखता है, तो बच्चा अब बोल पड़ता है कि डैडी या मॉम मुझे वो खिलौना चाहिए। अब यहाँ पे वो प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने मॉम डैड को कि मुझे वो खिलौना लाके दो। आगे क्या होता है, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई। अब डियर स्टूडेंट आप एक चीज जानते हो कि ज्यादातर मैं ये अपना नहीं जनरलाइज बात कर रहा हूं, किसी अपने आप पे मत ले लेना ये चीज को, कि ज्यादातर मॉम जो होती है ना वो सॉफ्ट हार्टेड होती है और जो फादर होता है थोड़े से होते वो बहुत अच्छे हैं, राइट। वो ज्यादातर चीजें हमें लाके देने की कोशिश करेंगे लेकिन बाहर से दिखते थोड़े टफ है ना, टफ दिखते। तो यहाँ पे उस बच्चे ने अपने फादर की आंखों में जब देखा तो उसका फादर उसकी ओर रेड आई करके, मतलब आंखों को लाल करके नहीं, गुस्से से उसकी ओर देखता है। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट्स का मतलब यहाँ पे बच्चे की ओर से वो क्रूअल। जब आप कोई प्रपोजल अपने पेरेंट्स के सामने, इफ यू पुट अ काइंड ऑफ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड आइदर ऑफ देम, फॉर इंस्टेंस योर फादर जस्ट हैव अ लुक लाइक दिस, व्हाट यू हैव डन, जैसे आप एक उसको गुस्से से, बहुत गुस्से से वो देखते हैं ना, तो यहाँ पे टायरेंट का मतलब होता है क्रूअल वे से देखना। हिज मदर, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मदर जनरली होती है वो अमूमन सॉफ्ट हार्टेड होती है, बाहर से नेचर भी उनका वैसा ही सॉफ्ट होता है। तो हिज मदर मेल्टेड बाय द दैट वी कैन से फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। अब वहां पे बच्चे को आप लेके जा रहे हो, मदर ने सोचा, मदर क्या सोच रही है, व्हाट द थिंग came into her mind that we are just for the sake of child only ना, why we just in the fair, हम fair के अंदर क्यों आए, for the child only, right। तो यहाँ पे बच्चे की खुशी को हमें सेंटर में रखना पड़ेगा, ऐसा वो सोचती है और वो मेल्ट, उसका हार्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है। And having the concern, tender का मतलब होता है to have a concern, giving him her a finger to hold and say, वो माता अपने बच्चे को वो उंगली पकड़ा देती है और बोलती है, this is the beautiful phase of life my dear student, let me tell you। अगर आपकी मॉम आपको उंगली देती है, चलना सिखाती है, आपको गाइड करती है, तो आपकी लाइफ के अंदर जब भी कुछ ऐसे फेजेस आते हैं कि यार मुझे नहीं ला के देते हैं ये जो भी चीजें, तो ये सारी माता की उतनी अच्छी चार्मिंग कोशिशें होती है जिससे हमारा हार्ट भी उतना ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप की जो डिजायर वगैरह होती है उसको भी भूल जाते हैं। मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड दैट गॉड हैज क्रिएटेड। भगवान ने कुछ भी शायद इतनी सारी चीजें बना दी ना डियर, लेकिन मदर इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर, न भूतो न भविष्यति,
संस्कृत में कहा जाता है, ना भूतकाल या न भविष्य में ऐसी कोई चीज इतनी सुंदर, इतना ब्यूटीफुली शायद भगवान ने कुछ क्रिएट नहीं किया होगा। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो माँ अपने बच्चे को अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए और बोलती है, क्या बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, अरे बच्चा देखो आपके सामने और आगे क्या है। अब बच्चे को मनाना तो पड़ेगा ना, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना, उसका जो सैड फेस हो चुका था अपने डैडी का इतना टायर्ड एंड क्रूअल फेस देख के बच्चा सहम गया था, है ना, बच्चा डर सा फील करने लगा था। अब प्यार में है और बच्चा डर फील करे, वो तो इट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्शन माय डियर स्टूडेंट। सो उसको हंसी में पी से कन्वर्ट करने के लिए उसकी माँ उसको बोले, सी माय चाइल्ड व्हाट इज दैट बिफोर यू, आपके सामने क्या है देखो जरा। इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब माँ उसको एक नेचर का सहारा देती है, देखो बाहर, अब वो मैंने आपको बोला जैसे यूनिट शुरू हुआ कि भाई ये गांव का एक मेला है, तो वहां की अगर बात करते हैं तो मेले की लाइन जहां से निकलती है तो आगे दूर अगर आप अपनी आइस को और आगे लेके जाओ तो वहां पे मस्टर्ड फील्ड दिखते हैं। तो उस फील्ड में नीचे वाला जो शूट होता है उसका राइट वो ग्रीन होता है, ऊपर बिल्कुल येलोइश छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल राइट, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पे वो मस्टर्ड फील्ड दिखा रही है अपने बच्चों को पॉइंटिंग करके, जो कि पर्ल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, वो किस तरह से दिख रहा था, जैसे पिघला हुआ सोना उस पृथ्वी या उस खेत में लहरा रहा हो, पिघला हुआ सोना उस फील्ड में लहरा रहा हो, उस तरह से बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रही है। अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, इवन लैंड का मतलब होता है एकदम पैरेलल राइट, समतल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल प्लेन लैंड जिसको बोलते हैं, उस लैंड के ऊपर पूरा का पूरा माइल्स एंड माइल्स तक वो लहरा रहा है मस्टर्ड जो कि क्रॉप है वो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब उस मस्टर्ड के खेत के अंदर फ्लावर आते हैं ना मस्टर्ड पे येलोइश छोटे छोटे, तो वहां पे ड्रैगन फ्लाइज जो होती है वो बसल करती है, मतलब ऊपर घूमती रहती है, मंडराती रहती है। ऑफ इवन लैंड एंड अबाउंड ऑन दैट गॉडी पर्पल विंग्स। अब यहाँ पे GAUDY, यहाँ पे गॉडी का मतलब होता है टू मच ब्राइट, बहुत ब्राइट। अब गोल्ड की अगर बात करते हो और जब वो थोड़ा सा पिघला होता है तो शाइनी होता है, ज्यादातर चमक उसमें मिलती है। तो यहाँ पे उस तरह की बात की है, उनके विंग्स इस तरह से दिख रहे हैं वहां पर रिफ्लेक्ट करके, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन्ग ब्लैक बीज। अब ये जो ड्रैगन फ्लाइज है और दूसरी जो ब्लैक बीज है वो अपनी अपनी पांखों को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट टकराते हुए, बहुत सारी मक्खियां होती ना, मक्खियों की बहुत सारे इंसेक्ट के प्रकार होते, तो वो सभी वहां पे एक दूसरे के सामने टकराती हुई, एक दूसरे के रास्ते में आती हुई। क्यों एक दूसरे से टकरा रही है, क्यों एक दूसरे के रास्ते में आ रही है, क्योंकि दे ऑल वर इन द सर्च ऑफ स्वीटनेस ऑफ अ फ्लावर। वो सभी मक्खियां जो है, ड्रैगन फ्लाइज ले लो या ब्लैक बीज ले लो, बटरफ्लाइज ले लो, ये सभी कहां क्या कर रहे हैं, वहां पे मस्टर्ड फील्ड के अंदर स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर जो है, फ्लावर की जो मिठास होती है वो लेने के लिए वहां पे ऊपर मंडराते रहते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ अ गेज, गेज मतलब इंटेंट लुक, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे, जैसे बटरफ्लाई उड़ता है छोटा बच्चे के लिए वो कुतूहल होता है, जिसका मतलब होता है वो फैसिनेट होता है, एक एस्टोनिशमेंट होती है, एक अलग सा एडवेंचर उसको लगता है, चलो मैं उसको पकड़ लूं, लाइक दैट। तो यहाँ पे वही चीज हमें बताई गई, टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट, उसमें से एक छोटा सा जो पतंगा है, बटरफ्लाई है, वो वहां पे एक टहनी या एक फ्लावर पे बैठता है। अब कंटिन्यूअसली तो वो फ्लाई नहीं कर सकते ना, उनको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि रेस्ट करने के लिए, उनकी पंखों को रेस्ट देने के लिए वो एक छोटा सा बटरफ्लाई है वो वहां पे बैठा। Then he would try to catch, अब बच्चा क्या कर रहा है, जहां पे बैठा उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, but it would go fluttering, flapping up into the air, लेकिन जैसे ही बच्चा उसको पकड़ने के लिए जाता है, गया 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 और एक से
उड़ जाता है, इट जस्ट फ्लाई अवे आउट ऑफ द रीच ऑफ दैट चाइल्ड. When he had almost caught it, जब वो उसको ऑलमोस्ट पकड़ लेता है, इसको लगता है कि मैंने अब पकड़ ही लिया, जैसे इस तरह से आ जाता है, अब सिर्फ अपनी उंगलियों को दबाना बाकी रहता है, लेकिन जैसे उसको लगता है कि मैंने उसको ऑलमोस्ट पकड़ लिया, उतने में then his mother gave a कॉल, उसकी मदर जो है उसको कॉजनरी कॉल देती है. कॉजनरी मतलब चेतावनी जिसको बोलते हैं ना, कि प्लीज डू नॉट हार्म इट, आप उसको कोई नुकसान मत पहुंचाओ, इस तरह से उसको वो बुलाते हैं. कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, चलो बेटा अब फुटपाथ पे आ जा. और वहां जहां पे वो सारे लोग चल रहे थे फ्लैट के अंदर, वहां पे उनको उस खेत की बॉर्डर से वहां पे बुला रही है. नाउ he runs towards his parents gaily, फिर से वो अपने पेरेंट्स की तरफ खुशी से, गेली का मतलब यहाँ पे खुशी से जा रहा है. एंड वॉक abreast of, मतलब abreast का मतलब होता है ये पेरेंट्स चल रहे हैं और उसके ठीक सामने वो साथ में साइड बाय साइड चल रहा है. Of them for a while, being however soon left behind, उनके साथ थोड़ी देर के लिए चलता है, लेकिन फिर से कुछ उसने देखा जहां से वो अट्रैक्ट हो गया. सिंस इट वाज अ टाइम ऑफ फेयर, तो फेयर में तो बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करती है बच्चों को, तो फिर से उसने कुछ देख लिया और फिर से वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा बिहाइंड यानी पीछे रह गया. अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, वहां पे एक छोटा सा इंसेक्ट देख लिया उसने, इसीलिए वो फिर से अपने माता पिता का जो साथ चल रहा था वहां से वो थोड़ा सा पीछे रह गया. माय डियर स्टूडेंट, आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर, एंड आई होप कि आपने आपके साथ अपनी बुक भी रखी होगी, सो दैट यू कैन लर्न इट बेटर वे. थैंक यू. Hello, good morning dear students. Today we are going to look about class 9th English medium supplementary unit chapter 1 the lost child, in which we have seen the part 1. This is part 2. Let's move ahead in that unit. See, a little insects worms along the footpath that were teeming out from their hiding places. नाउ बच्चा उस जगह से पसार हो रहा है जिस जगह पे अब छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए. बिकॉज इट इज सनी, वेदर इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स. तो यहाँ पे वो धीरे धीरे अपने जो हाइडिंग प्लेसेस होती है, जो छुप जाते हैं, वहां से सनशाइन के लिए वो बाहर आते हैं. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रूव वेयर दे हैड शिफ्टेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल. अब जहां पे माता और पिता एक बड़े से वेल जैसा होता है वहां पे जाके बैठे हैं. वो कहाँ बताया गया है? ग्रू. ग्रू मतलब छोटा सा वुड जिसको बोलते हैं ना, आप करीबन 100-150 के करीब या फिर 50-60 के करीब पेड़ वगैरह होते हैं, तो एक छोटा सा जंगल जैसा बना होता है, राइट. वहां पे एक वेल होता है, तो उसकी एज पे, राइट, वो कंक्रीट किया होता है, तो उसकी एज पे वो पेरेंट्स बैठे और वहां से अपने बच्चे को बुला रहे हैं. एंड The boy ran towards them, और बच्चा वहां पे उनकी ओर भाग के जाता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही उस छोटे से जंगल के अंदर जहां पे उसके माता और पिता एक वेल पे बैठे हैं, बाजू के अंदर वेल के बाजू में, वहां पे बच्चा एंटर होता है उस छोटे से वुड यानी फॉरेस्ट के अंदर, तो ऊपर से वहां से फूलों की बौछार होती है, शावर ऑफ फ्लावर्स होने लगता है. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, उतने में ही वो बच्चा अचानक से वो फ्लावर्स की बारिश देखता है, तो अपने पेरेंट्स ने उसको बुलाया वो चीज भूल जाता है.
and he began to gather the raining petals. Petals मतलब जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर्स के पत्ते जो होते हैं, फूलों के ऊपर कोरोला बोलते हैं जिसको, राइट। तो वो पत्ते, जैसे फ्लावर है तो फ्लावर के सारे बहुत पत्ते होते हैं ना, तो वो कलेक्ट करने वहां पे बैठ जाता है। बट लो ही हर्ड क्वीन ऑफ डव, उतने में ही जैसे वो फ्लावर्स कलेक्ट, वो पेटल्स उसकी कलेक्ट कर रहा है, उतने में ही उसने डव का क्वीन भी सुना। मतलब जब डव बोलता है तो यहाँ पे क्वीन वर्ड लिखा गया है। और वो उसके पेरेंट्स, अब एक और उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, एक और ये सारे फ्लावर्स की शॉवर हो रही है, वो पेटल्स बटोर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एंड ऊपर से उसने डव की क्वीन भी सुनी। एंड he ran towards his parents shouting, फिर से वो अपने पेरेंट्स की ओर, जहां पे वो शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, वहां पे भागता है। लेकिन at the same time the dove he raining petals dropped from his forgotten hands। मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जैसे डव उसने देखा तो ये मोर इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बच्चे को, जिस बच्चे की ये कहानी चल रही है। अब इसके अंदर वो उसके हाथ में पैटर्न्स कुछ कलेक्ट किए हुए थे, वो भूल जाता है। फॉरगेटिंग हैंड मतलब अपने हैंड को फॉरगेट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके हैंड के अंदर जो पैटर्न्स है उसको फॉरगेट करके वो भाग जाता है। किधर भागता है, जहां पे डव क्वीन कर रहा है वहां। फिर से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते, कम चाइल्ड कम, अरे बच्चे इधर आ जा। They called to the child who had now gone running in wild creepers। creepers का मतलब होता है एक किस्म की श्रब होती है, छोटी सी झाड़ी होती है। अब वाइल्ड का मतलब उसके पत्ते है ना थोड़े निकुले, बिल्कुल एजी होते हैं, धार जिसकी होती है ना, नुकीले होते हैं। तो वैसी बशिश जो होती है पेड़ों के इर्द गिर्द, राइट, तो वहां पे वो जाता है। कौन सा पेड़ था, बनियन पेड़ था, बनियन ट्री था, उसके नीचे ये वाइल्ड बशिश उसकी चारों ओर लगी थी, ट्रंक की ओर, तो वहां पे ये जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ। उसको कलेक्ट करते करते वो एक नैरो छोटी सी पतली गली जैसी बेंडिंग होती है ना, वहां तक पहुंच जाता है, जिसको यहाँ पे वेंडिंग फुटपाथ मतलब जहां से वो एंटर, मतलब वो एंडिंग पार्ट ऑफ अ फुटपाथ होता है, जहां से वो बैंड हो रहा है, वहां से एंडिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पे वो जगह पे पहुंच जाता है। देन वो पार्ट कहाँ जाता है, ये छोटा सा नैरो जो बैंड हुआ है वो कहाँ उसको लेके जाता है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड में से निकलते हुए सीधे फेयर में उसको लेके जाता है। इस तरह का रास्ता था। As they neared, जैसे ही वो नजदीक गए विलेज, the child could see many other footpaths। जैसे ही उस गांव के नजदीक जाता है, बच्चे ने बहुत सारे दूसरे फुटपाथ्स भी देखे वहां पे, मतलब थोड़े और रास्ते देखे। Which was full of throngs। थ्रॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट वो होता है कि जहां पे बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं ना, क्राउड जमा होती है, भीड़ जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे थ्रॉन्ग्स बोला है। कवरिंग टू द वर्ल्ड व्हिरलपूल ऑफ द फेयर। फेयर का जो रैपिड फोर्स होता है, रोटेटिंग फोर्स जिसको बोलते हैं, मास होता है, जैसे एक वेव की तरह चलता है। आप लोग फेयर में गए होंगे जहां पे आपको मालूम पड़ा होगा कि जब बहुत सारा क्राउड होता है ना, तो कुछ लोग अपने आप चल देते हैं, मतलब धक्का आता है तो आगे चले गए, धक्का आता है तो पीछे चले गए। तो इस तरह से वो उसने फेयर का रियल मास देखा, रियल फेस ऑफ फेयर उसने देखा कि क्या भीड़ थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपल्ड मतलब ड्रिवन फोर्स, उसको धक्का जैसे लगा ना, जैसे उसी तरह से अंदर की ओर चला जाता है। फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड was entering। वो जिस वर्ल्ड के अंदर अब एंटर हुआ है, उस वर्ल्ड का कंफ्यूजन उसके दिमाग में चला कि यार अभी तक मेरे मॉम डैड जिस जगह से मुझे घुमा रहे थे वहां पे तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन ये वाली कौन सी जगह है कि जहां पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा क्राउड है, राइट। तो यहाँ पे उसको एक चीज कंफ्यूजन भी है, उसी टाइम पे उसको क्या होता है, फैसिनेटिंग भी हो जाता है कि यार ये तो रियल टर्म ऑफ फेयर अब शुरू हुआ जहां पे वो गया है। एज स्वीट मीट सेलर हॉक, वहां पे एक हॉकर है जहां पे मिठाइयां लेके वो बैठा है और वो बोल रहा है कि भाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, राइट। वो एक कॉर्नर पे खड़ा है और ये
सारी चीजें चिल्लाकर बोल रहा है। जैसे आप फायर में जाते हो तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो सेलर अपने जोर जोर से चिल्ला के या फिर वो माइक्रोफोन वगैरह लगा के वो बोलते हैं ना। The corner of the entrance and crowd pressed round his counter. लोग उसके काउंटर को जैसे अभी तोड़ने ही वाले, ये बंदा बीच में खड़ा है वर्कर और उसके इर्द गिर्द इतनी भीड़ है, इतनी जैसे हमें लगेगा कि भैया अभी टूट जाएगा ये, राइट। तो इस तरह से the crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of the many colored sweets. वहां पे बहुत सारे कलर की स्वीट थी and decorated with the leaves. ऊपर आपको मालूम है जैसे आपको काजू कतरी वगैरह की स्वीट आती है तो उस पे सिल्वरी या फिर गोल्डन कलर का एक रैपिंग होता है जो उसको और बढ़िया लुक देता है, ग्लिटरिंग लुक देता है। तो जो बच्चा है ये चीज देता है। and the child stared open eyed, खुली आंखें उसकी देख रहा कि यार ये चीज क्या है। उसने अब तक फेयर में ये वाला फेस नहीं देखा था, ये पहली बार वो फेस देख रहा है फेयर का। एंड हिज माउथ वाटर्ड विद द बर्फी दैट विच इज फेवरेट, दैट इज मोस्ट फेवरेट ऑफ हिज डिश। अब यहाँ पे बर्फी को देखकर वो बच्चा है ना उसके मुंह के अंदर पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द बर्फी, द स्वीट, the name which is given in this line, which is most favorite sweet of that child, उस बच्चे की ये favorite sweet है। I want that बर्फी, he slowly murmured। वो murmured का मतलब होता है बिल्कुल धीरे से बोलना, क्योंकि अब तक उसने जितनी भी डिमांड्स रखी है अपने पेरेंट्स के सामने वो सभी उसको नेगेटिव उसका आंसर मिला है। तो वो है ना जोर से नहीं बोलता है, वो बिल्कुल धीरे से मुझे वो बर्फी चाहिए, लाइक दैट, बिल्कुल स्लोली, ही जस्ट मर्मरिंग। बट ही हाफ न्यू, उसको आधा अधूरा मालूम था। क्या मालूम था? एज ही बेग्ड, जैसे ही वो मांगेगा, दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हीटेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। अब उसकी जो अर्जी है, मतलब ये जो डिमांड है, वो उसकी पेरेंट्स है ना नहीं मानेंगे, ऐसा बच्चे को लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि भाई वो बच्चा अपने पेरेंट्स, जैसे ही ये बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने ये चीज रखेगा, डिमांड रखेगा, विश रखेगा कि मुझे बर्फी चाहिए, तो वो शायद मतलब पेरेंट्स शायद ये समझ ले कि उनका बच्चा जो है बहुत ग्रीडी है, लालची है, कि उसको हर चीज चाहिए। तो बच्चे ने अपने दिमाग में ये सारी चीज सोच रखी है, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन सोचा कि भाई ऐसा वो मान लेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उसने ममड़ कर दिया, पेरेंट्स के सामने जाके बोल दिया कि मुझे वो बर्फी चाहिए। फिर आंसर के लिए वो वहां पे वेट नहीं कर रहा है, ही मूव्ड ऑन, वो वहां से आगे चला जाता है। कहां जाता है? अ फ्लावर सेलर हॉकर, जहां पे एक फ्लावर बेचने वाला है उसके पास जाता है। अ नाल ऑफ गुलमोहर, नाल ऑफ गुलमोहर, वो क्या चिल्लाता है? जो फ्लावर सेलर है, जो फ्लावर के हार वगैरह बना के जो बेचता है, वो क्या चिल्लाता है? नाल ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उसका एक बड़ा सा हार जो पहनने लायक होता है, वो वहां पे उन्होंने बनाया, तो वो बेच रहा है। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn, irresistible मतलब वो उसको मना नहीं कर पाता, रेजिस्ट नहीं कर पाता, और वो वहां पे उससे चार्म, उस फूलों की चार्म से अट्रैक्ट होके उधर की और अट्रैक्ट हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। I hope dear this will help you to understand the unit better, and please do not forget to write the words that I have highlighted on the on the board, right? Please do not forget to write down in your notebook. Thank you.